एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बाल विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। इससे पहले हम लोगों ने ग्रोथ और डेवलपमेंट को कंप्लीट पढ़ा है और साथ ही साथ उसके ऊपर क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो उसी के लेक्चर का ये सेकंड पार्ट है जहां पर बात करेंगे डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स, सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, क्लिक कर उस पार्ट को ज़रूर देख लें। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहला सिद्धांत कौन सा है। बाल विकास का सबसे पहला सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर पैटर्न। प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर पैटर्न हिंदी में बात करें तो समान प्रतिमान का सिद्धांत। इसका मतलब क्या होता है, जो कि प्रत्येक जाति अपनी जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। ये तो इसका डेफिनेशन था। अब मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप देखें, अगर आप किसी भी इंसान के बच्चे को देखते हैं जो पैदा होता है, क्या वो बच्चा डायरेक्ट चलना या फिर दौड़ना शुरू कर देता है? नहीं, बच्चा क्या होता है, पहले आपका रेंगना शुरू करता है, फिर थोड़ा खड़ा होता है, फिर चलना शुरू करता है। अब ये बच्चा चाहे भारत में पैदा हो, चाहे अंतरिक्ष में पैदा हो, चाहे अमेरिका में पैदा हो, चाहे इंग्लैंड में पैदा हो, हर जगह का बच्चा, इंसान का बच्चा इसी तरह से डेवलप करेगा। वह पहले रेंगना शुरू करेगा, फिर खड़ा होना शुरू करेगा, फिर चलना, फिर दौड़ना शुरू करेगा। तो यही होता है सिमिलर पैटर्न, यानी डेवलपमेंट जो होता है सभी के लिए सिमिलर पैटर्न का फॉलो करता है। सभी जाति के लिए वो सिमिलर पैटर्न फॉलो करता है। अगर इंसान का बच्चा है तो वो इंसान के बच्चे जिस तरह से आपके डेवलप करते हैं उसी तरह से डेवलप करेगा, चाहे वो कहीं पर भी मौजूद हो। उसी तरह अगर हाथी का बच्चा है तो हाथी का बच्चा इंसान के बच्चे की तरह डेवलप नहीं करेगा, इंसान के बच्चे की तरह चलना शुरू नहीं करेगा। अब उसका जो पैटर्न है वो उसकी तरह चलना शुरू करेगा। तो ये होता है समान प्रतिमान का सिद्धांत। दूसरा है आपका प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, जो कि विकास की दिशा का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन में दो तरह के आपके डायरेक्शन होते हैं। एक होता है सेफेलोकोडल, दूसरा है आपका प्रोक्सिमोडिस्टल। सेफेलोकोडल क्या होता है? सेफेलोकोडल में बच्चे के विकास जो होता है सिर से पैर की तरफ होता है। अगर आपने छोटे बच्चों को देखा होगा या नवजात बच्चों को देखा होगा तो वो बच्चा सबसे पहले क्या होता है, वो अपने सिर पर कंट्रोल करना शुरू करता है। जैसे जैसे उसके सिर पर कंट्रोल आता है फिर वो अपने कंधों पर कंट्रोल लाता है। जैसे जैसे कंधों पर कंट्रोल आना शुरू होता है फिर वो बैठना शुरू करता है। बैठने के बाद फिर आखिर में उसके पैरों पर कंट्रोल आता है, फिर वो चल पाता है। तो ये होता है सेफेलोकोडल। सिर से पैर की तरफ जब आपका विकास बढ़ता है, डेवलपमेंट होता है, इसे कहा जाता है सेफेलोकोडल। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सेफेलोकोडल सिर से पैर की तरफ। दूसरा आपका सिद्धांत है प्रोक्सिमोडिस्टल। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन का दूसरा सिद्धांत है प्रोक्सिमोडिस्टल। इसमें जो बच्चे का विकास होता है मध्य से शुरू होकर बाहर की ओर बढ़ता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपने कभी बच्चों को देखा होगा तो बच्चे का जो विकास होता है वो सेंटर से शुरू होता है। सबसे पहले बच्चे का जो आपके सेंटर के अंग मजबूत होते हैं, स्पाइनल कोड मजबूत होता है, उसका हार्ट डेवलप होता है, उसका दिल डेवलप होता है। उसके बाद बच्चे के जो किनारे वाले आपके क्या नाम है अंग होते हैं वो डेवलप्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने देखा होगा बच्चे को तो बच्चा पहले बैठना सीखता है, बैठने के बाद फिर वो अपने कंधों पर कंट्रोल पाना सीखता है। उसके बाद वो अपने हाथों पर कंट्रोल पाना सीखता है। हाथों में कंट्रोल पाने के बाद फिर जाके वो अपने तालू, हाथ का तालू होता है ना, उस पर कंट्रोल पाता है। फिर जाकर वो अपने उंगलियों पर कंट्रोल कर पाता है। तो ये होता है प्रोक्सिमोडिस्टल। प्रोक्सिमोडिस्टल समीप दूरभिमुख सिद्धांत, यानी बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है केंद्र से बाहर की तरफ, जो उसके सबसे बाहर की तरफ हमारे क्या है, हाथ है या फिर हमारे जो पैरों की सबसे उंगलियां हैं उस पर कंट्रोल पाता है। डायरेक्ट बच्चा लिखना शुरू नहीं कर देता, पहले वो अपने हाथ का पूरा इस्तेमाल करता है, फिर उंगलियों का इस्तेमाल करता है। तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सिमोडिस्टल। आई होप आपको समझ में आया होगा।
इसके बाद होता है तीसरा सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, यानी निरंतरता का सिद्धांत। इसका मतलब होता है कि जो आपका डेवलपमेंट होता है, जो कि आपका विकास होता है, वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। यानी जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है उस वक्त से विकास शुरू होकर जब तक बच्चा या फिर इंसान शमशान तक नहीं पहुँच जाता तब तक उसका डेवलपमेंट होते रहता है, उसका विकास होते रहता है। इसे ही कहा जाता है कि विकास जो होता है हमेशा चलते रहता है, ये कभी रुकता नहीं है। हम भी तो हर दिन कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, तो हमारा सोशल डेवलपमेंट होते रहता है, मानसिक डेवलपमेंट, समाजी विकास, मानसिक विकास भी होते रहता है। तो विकास हर वक्त हर समय होते रहता है। अभी भी आपका विकास हो रहा है, अभी आपका मानसिक विकास हो रहा है, क्योंकि अभी आप क्या कर रहे हैं, ये चीज़ें पढ़कर अपने दिमाग में डाल रहे हैं, तो ये इसमें मस्तिष्क का विकास हो रहा है। तो विकास कंटिन्यूटी निरंतर चलते रहता है। आगे बढ़ते हैं। बाल विकास के सिद्धांत में प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। अब इसका मतलब क्या हुआ कि प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स, यानी बच्चे सबसे पहले क्या करेगा कि उठना सीखता है। जब बच्चा आपने देखा होगा पैदा होता है तो क्या डायरेक्ट चलना शुरू कर देता है, डायरेक्ट दौड़ना शुरू कर देता है? नहीं करता है। सबसे पहले बच्चा बैठना सीखता है, सबसे पहले बैठना सीखता है, नहीं उठना सीखता है, बैठना तो बाद में सीखेगा। सोया रहता है ना, तो लेटा हुआ रहता है वो, तो सबसे पहले वो उठना सीखता है। उठना मतलब कि ऐसे खड़ा होना। उसके बाद वो बैठना सीखता है। बैठना सीखने के बाद वो धीरे धीरे क्रॉलिंग करके चलना सीखता है। चलते चलते वो दौड़ना सीख लेता है, मतलब उसके पैरों में वो स्किल आ जाती है कि किस तरह से दौड़ना है। तो ये होता है विकास, जो कि सबसे पहले जनरल चीज़ें करता है, उसके बाद वो एक स्पेसिफिक उस चीज़ में महारत हासिल कर लेता है। स्पेसिफिक चीज़ मतलब महारत हासिल कर लेना, चलने में महारत हासिल कर लिया उसने, दौड़ना सीख लिया। तो ये होता है विकास का सामान्य से विशिष्ट की ओर क्रियाओं का सिद्धांत। और विकास जो होता है सदैव सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर ही चलता है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। जो विकास जो होता है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर चलता है। अगला आपका सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी, यानी पूर्वानुमान का सिद्धांत। अब पूर्वानुमान का सिद्धांत से क्या मुराद है हमारा, यानी कि बच्चे के हम विकास का पहले से अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे हम कभी बात करते हैं, कभी बच्चे को देखते हैं, बच्चा बचपन में या फिर उसको ड्राइंग बनानी काफ़ी अच्छी आती है, तो हम पहले ही प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि ये बच्चा बड़ा होकर आर्टिस्ट बनेगा। अगर बच्चे को समाज में या फिर बाहर आपका स्टेज में बोलने का काफ़ी शौक़ होता है, वो स्टेज फियर उसमें नहीं होता है, तो हम समझ जाते हैं कि हाँ बच्चा बड़ा होकर एक काफ़ी क्या बनेगा, एक अच्छा क्या बनेगा, स्पीकर बनेगा। तो इस तरह से हम क्या कर पाते हैं, प्रिडिक्ट कर पाते हैं विकास का हम पूर्वानुमान लगा लेते हैं। अगर बच्चे को दवाइयों से रिलेटेड चीज़ें पसंद है, उसको डॉक्टरी चीज़ों में पसंद है, तो हम पता कर लेते हैं कि हाँ ये बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, है ना। तो हम विकास का पूर्वानुमान लगा सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो यही होता है प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टिबिलिटी। इसके बाद है आपका एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटरी प्रोसेस या फिर इंटीग्रेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा जो विकास होता है, हमारे शरीर के विभिन्न अंग एक साथ मिलकर काम करना एकीकरण कहलाता है। अब हमारे शरीर का सभी एक साथ मिलकर अंग काम करना एकीकरण कहलाता है। आपको नहीं समझ में आया होगा, है ना। तो आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जब आप साइकिल चलाते हैं तो साइकिल से आप अपने हाथों से अपने हैंडल को पकड़े हुए रहते हैं, पैरों से आप क्या करते हैं, पैर से आप साइकिल के पैडल चलाते हैं और अपनी आँखों से सामने देखते हैं कि कोई आ तो नहीं रहा है और साइकिल सही दिशा में तो जा रही है। तो आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, आँख, कान, हाथ, पैर सभी एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो इसे ही कहा जाता है यूनिटरी एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटरी प्रोसेस या फिर इंटीग्रेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं।
प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत से मतलब है कि हमारे यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं, जितने भी इंसान हैं, वो उसमें कुछ ना कुछ भिन्नता पाई जाती है। कोई भी एक जैसा नहीं होता। जैसे अगर मुझे साइकिल चलाना पसंद है, मुझे मैथमेटिक्स पसंद है, तो ऐसी बात नहीं कि आपको भी मैथ पसंद हो, क्योंकि आपके और मेरे अंदर कुछ ना कुछ तो डिफरेंसेस पाए जाएंगे। इसे ही कहा जाता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। और ये डिफरेंसेस क्यों होते हैं? सबसे पहला तो होता है हेरिडिटरी, आनुवांशिकता के कारण, और दूसरा होता है एनवायरनमेंट के कारण। आपको कैसा एनवायरनमेंट मिला, आप किस एनवायरनमेंट में पले बड़े हैं, उसका असर एक इंडिविजुअल पर, एक आपके इंसान पर पड़ता है। और आपके जीन्स, आपके हेरिडिटी, आपकी आनुवांशिकता का भी असर आपके ऊपर पड़ता है। कोई बौना होता है, कोई लंबा होता है, कोई काला होता है, कोई गोरा होता है। तो ये सभी के सभी क्या हैं? इंडिविजुअल डिफरेंस को दर्शाते हैं। ये क्यों होते हैं? एनवायरनमेंट का असर पड़ता है। अगर कोई बच्चा अमेरिका में पैदा हुआ है तो वो गोरा होगा, क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट आपका अलग है। कोई बच्चा इंडिया में पैदा हुआ है तो वो सांवला होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट वैसा है। लेकिन कोई अमेरिका का इंसान इंडिया में पैदा होता है, वो गोरा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके जीन्स, उसकी हेरिडिटी, आनुवांशिकता के कारण उसका रंग कभी कभी अलग रहता है। तो इन दोनों का असर पड़ता है हमारे ऊपर। इसीलिए कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। सब में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं, चाहे वो जुड़वा बच्चे ही क्यों ना हो। विकास की गति हर बच्चे में अलग अलग होती है। कोई बच्चा जल्दी बोलना सीख लेता है और कोई बच्चा थोड़ा देर से बोलना सीखता है। तो किसी में तेज़ी से तो किसी में कम विकास होता है। किसी बच्चे का विकास जल्दी हो जाता है, वो जल्दी चीज़ों को समझ लेता है। कोई बच्चा थोड़ी देर बाद चीज़ों को समझ पाता है। तो वो समझ पाता है लेकिन उसको टाइम लगता है। तो ये होता है विकास की इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो मैंने आपको बता दिया, इस पर असर पड़ता है आनुवांशिकता का और एनवायरनमेंट का। इसका आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पहली नौकरी पर मिल जाएगा। इसके बाद आता है स्पाइरल वर्सेस लीनियर एडवांसमेंट। विकास जो होता है कभी भी रेखीय नहीं होता कि एक ही तरह से विकास आपका होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। नहीं, विकास लीनियर नहीं होता। विकास जो होता है वर्तुलाकार होता है, स्पाइरल होता है। यानी विकास कभी होगा, डेवलपमेंट होगा, फिर थोड़ा रुक जाएगा कुछ समय के लिए, फिर आपका शुरू होगा विकास, डेवलपमेंट होना, फिर थोड़े समय के लिए रुक जाएगा, फिर होना शुरू होगा। तो इस तरह से आपका डेवलपमेंट होता है, कभी भी लीनियर तरीके से नहीं होता। ओके, विकास कभी सीधी रेखा में नहीं चलता, धीमी और तेजी होती रहती है और परिपक्वता के लिए पीछे भी मुड़ता है। इसके बाद है आपका प्रिंसिपल ऑफ इंटर डेवलपमेंट। प्रिंसिपल ऑफ इंटर डेवलपमेंट से मतलब क्या है कि जो हमारे जो विकास होता है वो सभी एक साथ मिलकर होते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपका सामाजिक विकास हो रहा है तो आपका मानसिक विकास होना बंद हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, ये सभी विकास एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। अगर एक अफेक्ट होगा तो दूसरे भी अफेक्ट होंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब आप कभी बीमार पड़ जाते हैं तो आपका शारीरिक रूप से आप कमज़ोर हो जाते हैं, तो उस समय अगर आपको पढ़ने बोला जाए तो आपको पढ़ने का भी मन नहीं करेगा। तो आपका मानसिक विकास में भी इसका असर पड़ता है। आपको चिड़चिड़ापन होगा तो आपके संवेगात्मक विकास पर भी इसका असर पड़ता है। आपको किसी से बात करने का मन नहीं करेगा तो सामाजिक विकास पर भी आपका असर पड़ेगा। तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ इंटर डेवलपमेंट, यानी सभी जो आपके डेवलपमेंट के पक्ष हैं एक साथ एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड हैं, कोई अलग अलग नहीं हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो थे बाल विकास के आपके क्या थे, प्रिंसिपल्स थे। अब हम बात करेंगे बाल विकास की अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इससे भी आपके हर एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला आपका स्टेज होता है प्रीनेटल स्टेज, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रसव पूर्व अवस्था। इंग्लिश में याद रखना ज़्यादा अच्छा होगा।
प्रीनेटल स्टेज। प्रीनेटल स्टेज की जो अवधि होती है 9 महीने से 280 दिन की होती है। 9 महीने या फिर 280 दिन हम कह सकते हैं, इतनी इसकी अवधि होती है प्रीनेटल स्टेज की। इस समय बच्चा जो होता है माता के गर्भ में पल रहा होता है। यह अवस्था माता के गर्भधान यानी कंसेप्शन से शुरू होती हैं। बच्चा जब गर्भ में होता है उस समय की यह अवस्था होती है प्रीनेटल स्टेज। 9 महीने के जब बच्चा रहता है पेट में उसी को कहा जाता है प्रीनेटल स्टेज। उसके बाद आता है दूसरा स्टेज, इन्फेंट्री स्टेज, जिसे सेसा अवस्था कहते हैं। जब बच्चा पैदा होता है वहाँ से लेकर 2 वर्ष का समय इसकी अवधि होती है। जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवधि को सेसा अवस्था या फिर इन्फेंसी स्टेज कहते हैं। इसमें बच्चा जो शिशु जो होता है पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहता है ना। बच्चा माता पिता पर निर्भर रहता है, माता का दूध पीता है और सिर्फ अपने माता पर निर्भर रहता है। अगर व्यवहार की बात करें तो बच्चे में जो मूल प्रवृत्तियाँ, बेसिक इंस्टिंक्ट्स है। अब ये मूल प्रवृत्तियाँ क्या है? जैसे बच्चा उंगली चूसेगा, सकिंग करेगा, है ना। तो इस तरह की उसकी क्या होती है, व्यवहार होता है। सिर्फ सकिंग करना, ऐसे चारों तरफ घूरना, सेंसेस के थ्रू सीखना, सेंसेस का इस्तेमाल करके चीज़ों को जानना, यह उसकी मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं और उसी से वो अपना व्यवहार करता है। और विकास की बात करें तो इस समय बच्चे का शारीरिक विकास काफ़ी तेज़ी से होता है और मानसिक विकास भी बहुत तेज़ी से इस वक्त होता है। जब आप देखते हैं कि बच्चा जब पैदा होता है तो कितना छोटा होता है और 6 महीने के अंदर बच्चा काफ़ी बड़ा हो जाता है ना। तो इस अवस्था में बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास बहुत तेज़ी से होता है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है कि इस समय नैतिक विकास का अभाव होता है। इस समय बच्चे में नैतिक विकास बिल्कुल भी नहीं होता, 0 होता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी अवस्था में नैतिकता का अभाव होता है, तो वो होता है शैशवावस्था, इन्फेंसी स्टेज। आगे बढ़ते हैं, दूसरा स्टेज हो गया। अब ये तीसरी स्टेज है जिसे कहते हैं पूर्व बाल्य अवस्था। पूर्व बाल्य अवस्था मतलब बाल्य अवस्था से पूर्व का समय, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज। इसका जो समय होता है 2 से 6 साल के बीच में इसमें बच्चा रहता है। इस वक्त बच्चा जो होता है अनुकरण करके सीखता है, इमिटेशन करके सीखता है। बच्चा मुख्य रूप से दूसरों की नकल करके सीखता है। इसीलिए तो कहते हैं बच्चे माता पिता की नकल करते हैं। माता पिता जिस तरह से व्यवहार करते हैं उसी को नकल कर कर बच्चा क्या करता है, चीज़ों को सीखता है। अगर माता पिता गाली देंगे तो बच्चा भी गाली देगा। अगर माता पिता अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे तो बच्चा भी अच्छे अल्फाज और शब्दों का इस्तेमाल करेगा। बच्चे में इस वक्त जिज्ञासा काफ़ी होती है, हर चीज़ को उसे जानने की तलब रहती है। इसलिए आप देखे होंगे बच्चों को, वो हर चीज़ को छूना चाहता है। तो बच्चों को चीज़ों को जानने और समझने की बहुत अधिक इच्छा होती है पूर्व बाल्य अवस्था में, 2 से 6 साल के एज में। और इसी एज को कहा जाता है टॉय एज, यानी बच्चे को खिलौने से खेलना काफ़ी पसंद होता है, इसलिए इसे कहा जाता है टॉय एज। और अगर बात करें तो ये भाषा अर्जन के लिए बहुत ही क्रिटिकल आपका समय होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है। 2 से 6 साल के उम्र में बच्चे को अगर आप कोई भी ज़बान लैंग्वेज सिखाना चाहेंगे तो वो आसानी से सीख जाएगा। तो भाषा अर्जन का जो सबसे सही वक्त होता है वो होता है अर्ली चाइल्डहुड। 2 से 6 साल के बच्चे किसी भी भाषा को आसानी से सीख सकते हैं। तो भाषा अर्जन का सबसे सही वक्त क्या है? पूर्व बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड। साथ ही साथ बच्चा जो हो कल्पनाशीलता वाले गेम्स में सक्रिय रूप से भाग लेता है। जैसे अगर बोले बच्चे को कि आप राजा बनो, मैं प्रजा बनता हूँ, तो बच्चा राजा के कैरेक्टर में आ जाता है, या फिर किसी भी छोटे कार्टून्स के कैरेक्टर में आकर उसको लगता है कि यस, कि वो उस तरह के खेल खेलना उसे बड़ा पसंद होता है। तो ये थी पूर्व बाल्यावस्था की कुछ विशेषताएं। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद की अवस्था है उत्तर बाल्य अवस्था। उत्तर बाल्य अवस्था की जो एज होती है 6 से 12 साल के बीच में होती है। अगर इसके कुछ की फैक्ट की बात करें तो इसमें बच्चा लॉजिकल थिंकिंग करना शुरू कर देता है, यानी बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, स्कूल जाना शुरू कर देता है और उसका लॉजिक भी डेवलप हो जाता है। और इस समय बच्चा जो है ना, स्टोरेज और कलेक्शन करना शुरू कर देता है।
आप भी जब छोटे बच्चे थे तो आपको भी याद होगा कि आप पेंसिल के नीडल्स का कलेक्शन करते थे स्कूल में। हम लोग तो बहुत करते थे। पेंसिल के जो नीडल्स टूट जाते थे उसको हम लोग जमा करके रखते थे। तो इसी एज में बच्चा क्या करता है, स्टोरेज करता है, कलेक्शन करता है। वो किसी भी चीज़ का कलेक्शन कर सकता है। हम तो करते थे इस नीडल्स का। आप लोग किस चीज़ का कलेक्शन करते थे कमेंट में ज़रूर बताएं। और इसको जो कहा जाता है जीवन का अनोखा काल कहा जाता है, यूनिक पीरियड ऑफ लाइफ कहा जाता है, क्योंकि इस समय बच्चा दोस्त बनाता है, स्कूल जाना शुरू करता है, तो इसलिए इसे यूनिक पीरियड ऑफ द लाइफ कहा जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं, कन्फ्यूजन में रहते हैं बच्चे अर्ली चाइल्डहुड को लेकर और लेटर चाइल्डहुड को लेकर। अर्ली चाइल्डहुड जो कि 2 से 6 साल का वर्ष रहता है और लेटर चाइल्डहुड 6 से 12 साल का आपका टाइम पीरियड रहता है। अर्ली चाइल्डहुड को कहा जाता है टॉय एज, जबकि लेटर चाइल्डहुड को कहा जाता है एलिमेंट्री स्कूल एज, यानी इस समय बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है। अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा इमेजिनेटिव यानी जो कल्पनात्मक गेम्स खेलना पसंद करता है, जबकि लेटर चाइल्डहुड में बच्चा किस तरह के खेल खेलना पसंद करेगा, अपने दोस्तों के साथ खेलना पसंद करेगा, बाहर जाकर खेलना पसंद करेगा, ग्रुप में खेलना पसंद करेगा। तो इसलिए इसे कहा जाता है खेलों की अवस्था। उसे टॉय एज कहा जाता है अर्ली चाइल्डहुड को, जबकि इसे अर्ली चाइल्डहुड को टॉय एज, जबकि लेटर चाइल्डहुड को खेलों की अवस्था गेम्स स्टेज कहा जाता है। इस समय बच्चा अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा अकेला खेलना पसंद करता है, जबकि लेटर चाइल्डहुड में बच्चे टोली बनाकर समूह में खेलना पसंद करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये आपके की डिफरेंसेस थे आपके अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड को लेकर। आप भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट और आखिरी स्टेज होता है किशोरावस्था, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एडोलेसेंस। सॉरी। ये जो आपका उम्र होता है 12 से लेकर 18 वर्ष की उम्र को एडोलेसेंस कहा जाता है। इस समय कौन कौन सी आपकी विशेषताएं पाई जाती हैं? एडोलेसेंस जो होता है जीवन का सबसे कठिन काल माना जाता है। इसे संघर्ष, तनाव, आंधी तूफान और उलझन की अवस्था कहा जाता है। एग्जाम में आपके डायरेक्ट पूछे जाएंगे कि संघर्ष या फिर तनाव, आंधी तूफान और उलझन की अवस्था कौन सी अवस्था को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है किशोरावस्था को। इसे गोल्डन एज भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें शारीरिक और मानसिक विकास काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा होता है। आप देखे होंगे कि जहाँ पर बच्चा छोटा रहता है, इस वक्त बच्चे की छोटी छोटी मूंछें आना शुरू हो जाती है, बच्चा अचानक से लंबा होना शुरू हो जाता है, तो इसलिए इसे गोल्डन एज कहा जाता है। और बच्चे का मानसिक विकास भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाता है। इसी तरह लड़कियों में भी आपकी डेवलपमेंट होना शुरू हो जाती है, शारीरिक विकास काफ़ी तेज़ी से होना शुरू होता है। साथ ही साथ बच्चा हीरो वर्शिप करना शुरू कर देता है, वीर पूजा, यानी वो अपने लिए किसी को आइडियल मान लेता है। कोई MS धोनी को आइडियल मान लेते हैं, कोई विराट कोहली को आइडियल मान लेते हैं, तो कोई आइंस्टीन को आइडियल मान लेते हैं, तो कोई APJ अब्दुल कलाम को आइडियल मान लेते हैं और उसी की तरह वो बनना चाहते हैं। तो इसे कहा जाता है हीरो वर्शिप। तो हीरो वर्शिप की भावना कब आती है? एडोलेसेंस स्टेज में, किशोरावस्था स्टेज में। बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करना शुरू कर देता है, यानी अगर बच्चे के सामने कोई चीज़ नहीं है फिर भी वो उसके बारे में सोच सकता है। तो बच्चे में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है किशोरावस्था में। और इस समय हेट्रोसेक्सुअल अट्रैक्शन, विषम लिंगी आकर्षण भी बहुत चरम पर रहता है। इसी समय आप देखते होंगे कि लड़का लड़की में प्यार हो जाता है ना। तो इस तरह के वो लड़की की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लड़के लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं और लड़कियां लड़कों की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती हैं। इसी समय प्यार मोहब्बत की ज़्यादातर चीज़ें आपकी चलना शुरू होती हैं, क्योंकि इस समय ये एज ही ऐसी होती है। हेट्रोसेक्सुअल अट्रैक्शन इसमें होता है, तो ये नॉर्मल चीज़ें होती है। तो ये होती है किशोर अवस्था की आपकी कुछ विशेषताएं। इसका आप स्क्रीनशॉट कर लें। अब आगे बढ़ते हैं, हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जो अभी हमने पढ़ा उसी के ऊपर मैं क्वेश्चंस लेके आया हूँ, जो कि एग्जाम्स में पूछे गए हैं।
तो सबसे पहला सवाल है, कौन सा सिद्धांत बताता है कि शारीरिक विकास शरीर के मध्य से शुरू होकर बाहर की ओर होता है। तो शरीर के मध्य से शुरू होकर बाहर की ओर, तो वो है हमारा प्रोक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट। सेफलोकोडल क्या होता है, सिर से पैर की तरफ। दूसरा सवाल है, वॉर्म टू टॉम्ब, माँ के गर्भ से मृत्यु तक किस विकास के सिद्धांत का मुख्य विचार है। यानी इसका मतलब है कि विकास कंटिन्यूअसली होते रहता है। तो इसका सही जवाब होगा प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। सवाल नंबर 3, बच्चे के विकास में व्यक्तिगत विभिन्नता जो कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस मुख्य रूप से किनके बीच की पारस्परिकता पर निर्भर करती हैं। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होते हैं हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के प्रोडक्ट की वजह से ही तो होता है। तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 4 है, विकास कभी सीधी रेखा में नहीं चलता, ये धीमा और तेज होता है और पीछे भी मुड़ता है, यह क्या दर्शाता है। तो हमने देखा कि विकास कभी लीनियर नहीं होता, वो तो स्पाइरल होता है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल एडवांसमेंट। सवाल नंबर 5 है, बाल विकास की किस अवस्था में पूर्ण रूप से नैतिकता का अभाव होता है। इसके ऊपर मैंने आपको स्ट्रेस भी दिया था, है ना। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा शैशव अवस्था, इन्फेंसी स्टेज। इस समय बच्चे में नैतिक विकास का अभाव होता है, जबकि शारीरिक विकास और मानसिक विकास काफ़ी तेजी से बढ़ रहा होता है। सवाल नंबर 6, टॉय एज। टॉय एज और गेम्स एज में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। टॉय एज या फिर भाषा अर्जन एज कौन सी अवस्था को कहा जाता है। तो बिल्कुल सही जवाब है अर्ली चाइल्डहुड एज को टॉय एज या फिर भाषा अर्जन के लिए सबसे संवेदनशील चरण माना जाता है। वही गेम्स एज की बात करें तो वो होगा आपका लेटर चाइल्डहुड। सवाल नंबर 7, किस अवस्था में बच्चों में तार्किक चिंतन लॉजिकल थिंकिंग शुरू होता है और वे गैंग एज बनाते हैं। तो गैंग कब बनाते हैं, लेटर चाइल्डहुड में। तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी लेटर चाइल्डहुड। सवाल नंबर 8, जीवन की किस अवस्था को सार्वभौमिक रूप से संघर्ष, तनाव, आंधी तूफान और उलझन की अवस्था कहा जाता है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा एडोलेसेंस, किशोरावस्था। किशोरावस्था को संघर्ष, तनाव, आंधी तूफान और उलझन का काल कहा जाता है। सवाल नंबर 9, वीर पूजा, हीरो वर्शिप और अमूर्त चिंतन की अवधारणाएं किस अवस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो हीरो वर्शिप, अमूर्त चिंतन ये आपके एडोलेसेंस की विशेषताएं हैं। तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसका जवाब अब आप देंगे सवाल नंबर 10 का। हमारे सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शंस को पढ़कर इसका जवाब आप जरूर दें, क्योंकि इंटेलिजेंस के बारे में हम कल वाले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पहली नौकरी पर मिल जाएगा। तो बने रहे हमारे साथ। नेक्स्ट लेक्चर में हम डील करेंगे बुद्धि से रिलेटेड, इंटेलिजेंस से रिलेटेड। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय बाय।